नमस्कार। आपका अखबार के संक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। देश की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की सारी हेकड़ी निकाल दी, उनके सारे कसबल ढीले कर दिए। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही थी आईपैक पर के दफ्तर और आईपैक के जो प्रमुख है प्रतीक जैन, उनके घर पर आईडी की जो रेड हुई थी उसके संबंध में। और उस समय क्या हुआ था आपको मालूम है कि ममता बनर्जी प्रदेश के डीजीपी यानी डायरेक्टर जनरल पुलिस और कोलकाता के पुलिस कमिश्नर को लेकर वहां पहुंच गई थी। ये लोग भी पहुंचे, ममता बनर्जी भी पहुंची और इन लोगों ने एक तरह से ईडी के अधिकारियों को घेर लिया था। ममता बनर्जी वहां से फाइलें और एक फ़ोन लेकर जो है आईफोन लेकर निकल गई और बाहर दूसरे दिन उन्होंने रैली करके कहा कि मैं अपने लोगों को बचाने के लिए किसी हद तक जाऊंगी। ईडी कोलकाता हाई कोर्ट में गई, वहाँ सुनवाई नहीं होने दी गई। इतना शोर, इतना हंगामा, इतना इस तरह से लोग वहाँ पर जुट गए, कोर्ट रूम में घुस गए कि सुनवाई नहीं हो सकी। सुनवाई टाली गई 14 जनवरी के लिए। फिर सुनवाई में बाधा डालने की कोशिश हुई। 15 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में इस पर सुनवाई हुई और सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा, वो जितने लोग संविधान की रक्षा चाहते हैं, देश में कानून व्यवस्था की रक्षा चाहते हैं, उन सब के लिए अच्छी खबर है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये मामला बहुत गंभीर है, इसको अगर छोड़ दिया गया, इसको अगर हल नहीं किया गया तो देश में अराजकता फैल जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने सीधे सीधे कहा तो नहीं ममता बनर्जी का नाम लेकर, लेकिन एक तरह से कहा कि जो कुछ हुआ कोलकाता में उस दिन, वो सब अराजकता के ही तहत आता है। उन्होंने कहा प्रश्न ये है कि क्या किसी जांच एजेंसी को उसके वैधानिक, उसके कानूनी काम में बाधा डाली जा सकती है, वो भी स्टेट पुलिस के प्रोटेक्शन में? क्या जो लोग इसके लिए दोषी हो सकते हैं उनको स्टेट पुलिस का प्रोटेक्शन दिया जा सकता है, स्टेट पुलिस के जरिए उनका बचाव किया जा सकता है? सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता हाई कोर्ट में जिस तरह से सुनवाई नहीं होने दी गई, व्यवधान डाला गया, उस पर और गंभीर चिंता जाहिर की। उन्होंने कहा अगर हमने इस मुद्दे को छोड़ दिया तो आज ये हाई कोर्ट है, कल दूसरा हाई कोर्ट होगा, फिर देश के किसी न किसी राज्य में इस तरह की लॉलेसनेस जो है देखने को मिलेगी। यानी आप याद कीजिए प्रधानमंत्री का बयान जो कुछ दिन पहले पश्चिम बंगाल में उन्होंने कहा था कि यहाँ महाजंगल राज है। एक तरह से सुप्रीम कोर्ट ने उस पर मुहर लगा दी है। अभी सुप्रीम कोर्ट का कोई आखिरी फैसला नहीं आया है, फरवरी में अगली सुनवाई होगी, तब तक के लिए मामले को टाल दिया गया है। लेकिन उससे पहले दो और काम किए। एक, जो कोलकाता पुलिस ने ईडी के अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी, कह दिया कि इस पर कोई जांच नहीं होगी। पश्चिम बंगाल की सरकार की ओर से अभिषेक मनु सिंघवी अपीयर हुए वकील के रूप में। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से अपील की कि वो इस एफआईआर पर जांच पर रोक न लगाएं, ये आदेश दे दें कि जब तक कोई फैसला नहीं होता कोई कोएर्सिव एक्शन यानी गिरफ्तारी नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट ने सीधे मना कर दिया, कहा जो एफआईआर दर्ज हुई है उसके आधार पर कोई जांच नहीं होगी। ममता बनर्जी के सारे दावों को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा यह बात सही है कि कोई जांच एजेंसी किसी पॉलिटिकल पार्टी के काम में हस्तक्षेप नहीं कर सकती, लेकिन जांच एजेंसी को अपना वैधानिक काम करते हुए, कानूनी रूप से काम करते हुए, किसी गंभीर मामले की जांच करते हुए इस बहाने से नहीं रोका जा सकता, इससे किसी राजनीतिक दल के कामकाज पर असर पड़ेगा। ईडी पहले ही कह चुकी है, कलकत्ता हाई कोर्ट में भी कहा, सुप्रीम कोर्ट में भी कहा कि उन्होंने उस रेड के दौरान कुछ भी सीज नहीं किया। ममता बनर्जी और उनके वकील की मांग थी कि ईडी जो है ममता बनर्जी और टीएमसी के जो कागज़ हैं वो लौटाए, लेकिन इस पर ईडी का कहना था कि उन्होंने कुछ सीज ही नहीं किया तो लौटाने का कहाँ से सवाल। अब मामला कुल ये बना है कि ममता बनर्जी जो कथित रूप से शेरनी की तरह दहाड़ रही थी, जिस अंदाज में वो आईपैक के दफ्तर में प्रतीक जैन के घर पर जहाँ ईडी की रेड चल रही थी वहाँ पहुँची और कागज़ छीन कर, ईडी का आरोप है कि वो कागज़ छीनकर, चुराकर डकैती तक की धारा लगाने की मांग की है ईडी ने, और कहा है कि इस पूरे मामले की जांच सीबीआई से होनी चाहिए। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि इस पूरे घटनाक्रम की जो भी सीसीटीवी फुटेज है उनको सुरक्षित रखा जाना चाहिए। इस मामले को हम बहुत गंभीरता से लेते हैं, इसको इस तरह से छोड़ा नहीं जा सकता, क्योंकि ये बहुत गंभीर प्रश्न है
कि क्या किसी जांच एजेंसी के काम में बाधा पहुंचाई जा सकती है? क्या राज्य सरकार की पुलिस का उपयोग ऐसे लोगों को बचाने के लिए किया जा सकता है? अब ये ऐसा मामला है, सुप्रीम कोर्ट जो है अपने फैसले से पहले सुनवाई के दौरान इससे ज़्यादा कुछ नहीं कह सकता था, लेकिन 15 तारीख को जो भी कहा सुप्रीम कोर्ट ने, उसका एक ही मतलब है, ममता बनर्जी ने अपने संवैधानिक अधिकार के बाहर जाकर काम किया। उनकी पुलिस ने, और याद रखिए जो नोटिस जारी किया सुप्रीम कोर्ट ने वो ममता बनर्जी के खिलाफ, डीजीपी पश्चिम बंगाल और उसके अलावा कोलकाता पुलिस कमिश्नर के खिलाफ भी नोटिस जारी किया है। उनसे जवाब देने के लिए कहा गया है। फरवरी में जब सुनवाई होगी तो इस पर आगे तय होगा कि जो एफआईआर ईडी ने दर्ज की है उसके आधार पर क्या कार्रवाई होगी। सवाल ये उठेगा उस समय कि क्या ममता बनर्जी के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। गुरुवार को जो सुप्रीम कोर्ट का रुख था उससे बड़ा साफ था कि सुप्रीम कोर्ट उस हद तक भी जा सकता है। जाएगा कि नहीं इसके बारे में कोई भविष्यवाणी नहीं की जा सकती, लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट किसी एक्शन को, और वो भी सरकार के, और वो भी उसमें भी मुख्यमंत्री के एक्शन को लॉलेसनेस की संज्ञा देता है और हाई कोर्ट की कार्यवाही में बाधा डालने के प्रश्न को गंभीरता से उठाता है, तो इसका मतलब सीधा जो आक्षेप है वो मुख्यमंत्री और राज्य की सरकार पर है। अब सुप्रीम कोर्ट के इस रवैये के बाद सवाल उठता है कि केंद्र सरकार क्या करेगी। भाई इसमें दो मत हैं। एक ये है कि सुप्रीम कोर्ट फैसला करे, जो सुप्रीम कोर्ट फैसला करे उसको केंद्र सरकार लागू करे, अगर केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता हो, या केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट ऐसा कोई निर्देश दे। क्या सुप्रीम कोर्ट केंद्र सरकार को ऐसा कोई निर्देश देगा, ये किसी को मालूम नहीं है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है, जिस गंभीरता से पूरे मामले को लिया है, वो लॉलेसनेस थी उस दिन, उस समय पर, और वो लॉलेसनेस पैदा करने वाले 3 लोग प्रमुख रूप से थे, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, पश्चिम बंगाल के डीजीपी और कोलकाता के पुलिस कमिश्नर, जिनके हाथ में कानून व्यवस्था की रक्षा का सवाल है। ये भी याद रखिए कि ममता बनर्जी प्रदेश की गृह मंत्री भी है, गृह मंत्री का प्रभार भी उन्हीं के पास है, तो इसलिए उनकी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। उनके ये कहने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि वो टीएमसी अध्यक्ष के रूप में वहाँ गई थी, मुख्यमंत्री के रूप में नहीं गई थी। अगर वो टीएमसी अध्यक्ष के रूप में गई थी तो डीजीपी और पुलिस कमिश्नर वहाँ क्या कर रहे थे? वहाँ पर इतनी बड़ी मात्रा में पुलिस फोर्स क्यों बुलाई गई थी? और ममता बनर्जी ईडी के अधिकारियों से वो डॉक्यूमेंट और आईफोन छीनकर क्यों लाई? तो कुल मिलाकर मामला ममता बनर्जी के खिलाफ जा रहा है। उनको और उनकी पार्टी के लोगों को ये उम्मीद थी कि इस ईडी की इस रेड के बाद ममता बनर्जी को सहानुभूति मिलेगी पश्चिम बंगाल के लोगों की। वो होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का जो रवैया है उससे बड़ा साफ है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को बहुत गंभीरता से लिया है। अब मुझे मालूम नहीं सुप्रीम कोर्ट जो है अपने फैसले में ये बात कहेगा कि नहीं, और आज टिप्पणी में भी क्यों नहीं कहा कि ये फिट मामला है 356 नहीं तो कम से कम 355 के तहत नोटिस भेजने का। लेकिन सुप्रीम कोर्ट इस तरह की कोई बात मुझे नहीं लगता कि केवल सुनवाई के दौरान कहेगा। 3 घंटे सुनवाई चली है। 3 घंटे की सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने ममता बनर्जी और पश्चिम बंगाल की सरकार को कोई राहत नहीं दी, छोटी सी भी राहत नहीं दी। उसने अभी तक ईडी के जितने आरोप थे उनकी जांच कराने की मंशा जाहिर, इसी मंशा के तहत ये नोटिस जारी किए गए। ईडी के खिलाफ जो एफआईआर दर्ज कराई गई है ममता बनर्जी की सरकार की ओर से, उस पर कोई एक्शन लेने से रोक लगाने का यही मतलब है। अभिषेक मनु सिंघवी ने पूरी ताकत लगाई, पूरी कोशिश की कि सुप्रीम कोर्ट सिर्फ इतना कह दे कि भाई तब तक कोई कोएर्सिव एक्शन यानी ईडी के अधिकारियों को की गिरफ्तारी ना हो, लेकिन जांच चलती रहे। जांच चलने का मतलब था ईडी अधिकारियों के सर पर तलवार लटकती रहे, कोलकाता की पुलिस का, पश्चिम बंगाल की पुलिस का, पश्चिम बंगाल की सरकार का। वो मानने से सुप्रीम कोर्ट ने साफ इनकार कर दिया। तो ममता बनर्जी जिस उम्मीद से सुप्रीम कोर्ट आई थी, और उन्होंने कैविएट, वो सुप्रीम कोर्ट सीधे नहीं आई थी, वो कैविएट दायर की थी उन्होंने। दरअसल ईडी आई थी और ईडी ने कहा था कि जांच एजेंसी के कानूनी कामकाज में जिस तरह से दखलंदाजी की गई है और जो व्यवहार था राज्य प्रशासन का, वो बड़ी गंभीर चिंता पैदा करता है। और सुप्रीम कोर्ट ने इससे एक तरह से सहमति जताई। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी के खिलाफ न तो कोई बात कही, न कोई टिप्पणी की,
हल्के अंदाज में भी कोई टिप्पणी नहीं की। इसका मतलब ये मानने में कोई हर्ज नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट मानता है कि प्रथम दृष्टया पश्चिम बंगाल की सरकार और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी दोषी नज़र आती हैं। ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं है इस तरह की कोई बात, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी और उसके एक्शन, जो एक्शन लिया, जो उन्होंने अब तक व्यवस्था दी है, जो निर्देश दिया है, उसके आधार पर यह निष्कर्ष निकालने में कोई हर्ज नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट राज्य सरकार की कार्रवाई से, मुख्यमंत्री की कार्रवाई से बिल्कुल खुश नहीं है, बल्कि नाराज़ है कि इस तरह का नहीं होना चाहिए। और बड़ी सीधी सी बात थी कि अगर ममता बनर्जी को इस तरह से छोड़ दिया जाता तो सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी बिल्कुल सही है कि आज इस राज्य में हो रहा है, कल दूसरे राज्य में होगा, तो देश भर में अराजकता फैलेगी। तो अराजकता को अगर फैलने से रोकना है तो उसको यहीं पर उसका इलाज करना पड़ेगा, यानी पश्चिम बंगाल से ही उसका इलाज शुरू होना चाहिए। पश्चिम बंगाल की सरकार का जो रवैया था वो गैर संवैधानिक था, गैर कानूनी था, और नैतिकता की तो बात ही नहीं करनी चाहिए। नैतिकता का तो उसमें कहीं कोई लेना देना नहीं था। ममता बनर्जी को लग रहा था कि हमेशा की तरह वो इस मामले में भी निकल जाएंगी और उनके खिलाफ कुछ होगा नहीं। लेकिन आप इतना मानकर चलिए कि सुप्रीम कोर्ट जिस तरह से इस मामले को गंभीरता से लेकर आगे बढ़ रहा है, ममता बनर्जी के खिलाफ कुछ ना कुछ तो होगा। क्या होगा ये मैं नहीं बता सकता, लेकिन मेरी नज़र में अफसोस की बात यह है कि केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतज़ार कर रही है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर वो निर्भर है कोई एक्शन लेने के लिए। उसकी जो संवैधानिक जिम्मेदारी है उसको अभी तक निभाने में केंद्र सरकार सफल नज़र नहीं आ रही है। कानून व्यवस्था की ऐसी स्थिति में जो पूरे देश के लिए एक उदाहरण बन सकता है अराजकता का, उस मामले में भी अगर केंद्र सरकार हिचकिचा रही है और कोई एक्शन उसने अभी तक नहीं लिया है और अब तो ले भी नहीं सकती क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है, अगर केंद्र सरकार कोई ऐसा कदम उठाती है, कड़ी कार्रवाई करती है, तो ममता बनर्जी को विक्टिम कार्ड खेलने का मौका मिल जाएगा। हालांकि ये विक्टिम कार्ड खेलने का डर दिखाकर वो पिछले 5 साल से, अगर 15 साल न कहें तो पिछले 5 साल से तो काम कर ही रही हैं। 2021 में विधानसभा चुनाव के बाद जिस तरह से हिंसा का तांडव हुआ पश्चिम बंगाल में, उसका वैसा उदाहरण कोई देश के किसी और राज्य में नहीं मिलता। इसके बावजूद ममता बनर्जी और उनके अधिकारियों और उनकी पार्टी के नेताओं किसी के खिलाफ कुछ नहीं हुआ। अब अगर कुछ होगा तो आप मानकर चलिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आधार पर होगा, सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के आधार पर होगा। लेकिन इतना तो मान लेने में कोई हर्ज नहीं है कि ममता बनर्जी पहली बार फंसी हैं कानूनी रूप से और देश की सर्वोच्च अदालत में फंसी हैं। उनको कोई राहत नहीं मिली है और न राहत मिलने के कोई संकेत मिल रहे हैं। ममता बनर्जी इस बार अपने साथ साथ डीजीपी और कोलकाता के पुलिस कमिश्नर को भी लेकर डूबने वाली है। इन दोनों अधिकारियों के खिलाफ कोई न कोई सख्त कार्रवाई तो निश्चित रूप से होगी, ऐसी उम्मीद करनी चाहिए। क्योंकि अगर अधिकारी किसी पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में काम करने लगेंगे तो कानून व्यवस्था कौन देखेगा, कानून व्यवस्था की जवाबदेही किसकी होगी? ये एक बड़ा संवैधानिक प्रश्न है जिसका जवाब सुप्रीम कोर्ट को देना है। तो फरवरी में देखिए कितने दिन सुनवाई चलती है, कब तक फैसला आता है। लेकिन एक बात समझिए कि ये मामला जितना टलेगा टीएमसी के लिए उतना ही खतरनाक होगा, क्योंकि इस मामले में टीएमसी के पक्ष में या ममता बनर्जी के पक्ष में कोई फैसला नहीं आने वाला है। अभी तक की कार्रवाई से और अभी तक जो किया है टीएमसी और ममता बनर्जी ने, उससे बड़ा स्पष्ट है कि उन्होंने कानून तोड़ा है, उन्होंने संविधान का उल्लंघन किया है। अब इसकी उनको सज़ा मिलेगी, चेतावनी मिलेगी, उनकी भर्त्सना होगी, क्या होगा ये तो पता नहीं, लेकिन कुछ होगा इतना मैं मानकर चल रहा हूँ। और चुनाव के बीच में फरवरी में मुझे लगता है चुनाव की अधिसूचना जारी हो जाएगी। उसी दौरान अगर फैसला आता है सुप्रीम कोर्ट का, अगर सुप्रीम कोर्ट उसको टाल नहीं देता है, उस दौरान फैसला आता है तो चुनाव में ममता बनर्जी के लिए ये बहुत बड़ा झटका होगा। तो इस अंक में इतना ही, अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।